वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से हमें क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ बात करेंगे पेमेंट्स की, और पेमेंट्स किसके पेमेंट्स की, वेजेस के पेमेंट्स की। हम ये देखेंगे कहीं वेजेस का पेमेंट टाइमली हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर वेजेस के पेमेंट करते समय उसके अमाउंट में कोई डिडक्शन, पेनल्टी या फाइन, कोई अनजस्टिफाइड अमाउंट तो नहीं काटा गया है, यूनिफॉर्मिटी है या फिर नहीं वेजेस के पेमेंट्स में। तो उन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स बोले हैं यही प्रॉब्लम्स थी, एसोसिएटेड थी। जैसे कि आपने देखा हो कुछ संस्थाओं में क्या होता था कि किसी को तो जनवरी की सैलरी फरवरी में मिल रही है, किसी को 3 महीने बाद मिल रही है मार्च में, किसी को अप्रैल में मिल रही है। तो वहाँ पे क्या था, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं होता था, और जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी पेमेंट ऑफ वेजेस में। ऐसे ही किसी की सैलरी में डिडक्शन कम हो रहा है, किसी की सैलरी में डिडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो एक्ट बना वो बना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जैसे कि 1936 है, इसका मतलब है कि ये एक्ट 1936 से एनफोर्स हुआ था, और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है, 8 मार्च 1937 से, मतलब नेक्स्ट ईयर ये एप्लीकेबल हो गया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट था इसका जो पर्पस था वो क्या था, टाइमली और यूनिफॉर्मिटी लाना किसमें, जो आपकी वेजेस है उसमें, और जो डिडक्शन जो अलाउड है वही डिडक्शन को स्पेसिफाइड करना कि वही डिडक्शन डिडक्ट की जाएँ और चीज़ें डिडक्शन में नहीं आए। तो हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट है इसकी जो प्रेस्क्राइब लिमिट है जो सैलरी की वो उस समय क्या थी, और आज की तारीख में जो वेजेस की लिमिट है वो क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज ए सेंट्रल लेजिस्लेशन विच अप्लाई टू द पर्सन एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री टू पर्सन एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट। कि चाहे पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे किसी एनी अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा हो, और यदि गवर्नमेंट चाहे तो 3 महीने का नोटिस देके किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इसके अंदर ला सकती है। इसके अंदर सारे एस्टेब्लिशमेंट आते, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एयर हो, सभी पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर कवर होते हैं। अब हम बात करेंगे 1937 में जब ये एक्ट एनफोर्स हुआ था, तो उस समय जो वेजेस का जो लिमिट था वो क्या था, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई वर्कर हुज वेजेस पेबल इन ए रेस्पेक्ट ऑफ वेज पीरियड एवरेज 1600 ए मंथ और मोर। उस समय 1600 रुपये था, और इसे 2007 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10,000 रुपये कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो अमाउंट बढ़ाता कम करता है कौन करता है, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इस अमाउंट को कम ज़्यादा कैसे करता है, उसके लिए जो आपका नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSO, उसके सजेशन पे वो क्या करता है, इस अमाउंट को घटाता बढ़ाता रहता है। वैसे तो बढ़ता ही है, महंगाई के साथ साथ आपको पता ही है टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, तो इसका अमाउंट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट के फ़ीचर क्या हैं। इस एक्ट के फ़ीचर्स में यदि हम देखें तो पहला फ़ीचर आता है, दिस एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड विद द इंटेंशन टू एंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर एंड पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट अनऑथोराइज्ड डिडक्शन। कि वेजेस का टाइमली पेमेंट हो और वेजेस में अनऑथोराइज जो डिडक्शन है वो नहीं हो। दूसरा क्या था कि इसमें एक प्रोविज़न ये भी लगाया गया टाइम के बारे में, द सैलरी इन फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 1000 वर्कर, की जहाँ 1000 से कम वर्कर हैं वहाँ तो सैलरी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को पे हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी जनवरी की सैलरी है, तो यदि वहाँ पे वर्कर 1000 से कम हैं तो वो 7 तारीख कौन सी फरवरी को उसका पेमेंट कर दें जनवरी की सैलरी का। और यदि आपके वर्कर 1000 से ज़्यादा हैं तो ये जो सैलरी का पेमेंट वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख का, मतलब ये हुआ 10 फरवरी तक वो उसका पेमेंट कर दें, किसका, जनवरी की सैलरी का। तो जनवरी की सैलरी है तो यहाँ पे टाइम को विशेष ध्यान रखा गया कि सैलरी का पेमेंट किस पे हो, टाइम पे हो। दूसरा हमने ऊपर जो पढ़ा था कि अनऑथोराइज्ड डिडक्शन जो था, इसके रिगार्डिंग क्या बोला गया, claim either directly or through a trade union or through a inspector under this act a worker who either has not been paid wages in the time or unauthorized deduction। वो ऐसे क्लेम को जो इंस्पेक्टर है इस एक्ट के अंदर जिसकी ड्यूटी है वो उन क्लेम को क्या करेगा, प्रोसीड्स करेगा आगे के लिए, और जो
प्रॉब्लम रहेगी उसे सोल्व करेगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो एप्लीकेबल है ये एवरी फैक्ट्री, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो आपका एयर हो, चाहे आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे गुड्स का हो, चाहे पैसेंजर का हो, चाहे बोथ हो, उन सब पे क्या है ये एप्लीकेबल है। और गवर्नमेंट यदि चाहती भी है किसी को इसके दायरे में लाना है तो वो 3 महीने का नोटिस देके उसको इसके अंदर ला सकते हैं। एलिजिबिलिटी की हमने बात ही की कि उस समय सैलरी जो थी जब 1937 में जब एप्लीकेबल हुआ था तब तो सैलरी कितनी थी आपकी 1600 रुपये, लेकिन इसे 2007 में बढ़ा के कितना कर दिया 10,000 रुपये कर दिया। और ये कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है वो क्या करती है NSSO के सर्वे के बेस पर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बेस पर उनके लेवल क्या है एक्सपेंडिचर का, उस बेस पर इसको बढ़ाती है टाइम के हिसाब से। फिर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या है, ये तो हमने टाइमली पेमेंट हुआ वेजेस का, जैसे हमने बात की कि 1000 से कम एम्प्लॉई है तो नेक्स्ट मंथ की 7th डे को पेमेंट हो जाएगा, और 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो 10th डे को पेमेंट हो जाएगा। और अनऑथोराइज जो डिडक्शन है उसके बारे में हमने बात की। अब कुछ पेनल्टीज़ की बात करेंगे कि यदि कोई इसके टाइमली पेमेंट नहीं करता तो 1 से 6 महीने का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, और फाइन भी है जो है आपका ₹100 पर डे ऑफ डिले है। और जो फ़ाइन की लिमिट है वो इम्प्रिजमेंट के साथ फ़ाइन भी लग सकता है आपका, दोनों चीज़ें ही हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को पूरा किया। थैंक्स।